अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ऑयल दरियाफ़्त हुआ है जिससे मुल्क का मुआशी बहरान मुकम्मल तौर पर हल हो सकता है, पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े अदा किए जा सकते हैं और इस सब के बाद भी पाकिस्तान दुबई से भी ज़्यादा अमीर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कोई ख़याली बातें नहीं कह रहा। पाकिस्तान के समुंदर में कुछ ऐसे ही ज़खायर मिले हैं जो वेनेज़ुएला, सऊदी अरब और ईरान के बाद दुनिया के चौथे नंबर पर सबसे बड़े ज़खायर बताए जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि कोई भी बड़ी कंपनी इस तेल को निकालने और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इंटरेस्टेड नहीं? वीडियो एंड तक देखते रहिए क्योंकि जवाब आपको हैरान कर देगा। चैप्टर 1, द बिग डिस्कवरी। हाल ही में पाकिस्तान के समुंदर में बहुत बड़े तेल और गैस के ज़राए दरियाफ़्त हुए हैं। ये दुनिया के चौथे नंबर पर सबसे बड़े ज़खायर हैं और मुमकिना तौर पर ईरान के 209 मिलियन बैरल और कनाडा के 170 मिलियन बैरल के दरमियान हैं। लेकिन ये दरियाफ़्त आखिर पाकिस्तान के लिए इतनी अहम क्यों है, ये देखने के लिए हम कुछ नंबर्स को देखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल और 30% नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट करता है। इन इंपोर्ट्स की कॉस्ट 17.5 बिलियन डॉलर सालाना है, जो कि 2030 तक बढ़ के 31 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। अब आप खुद सोचें, अगर पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी ऑयल की ज़रूरत खुद पूरी कर ले बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी करे तो कितना मुनाफा होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इस ऑयल को निकालने के लिए बहुत बड़े वसाइल चाहिए जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास नहीं। चैप्टर 2, द नेवर एंडिंग IMF लोन। जहाँ ये दरियाफ़्त एक उम्मीद दिलाती है, वहाँ ही मुल्क को एक बड़ा मसला दरपेश है। पाकिस्तान की रियासत बुरी तरह से कर्ज़ों में जकड़ी हुई है, ख़ास तौर पर IMF के लोन में। कई दहाइयों से पाकिस्तान IMF और दूसरे मुल्कों से हैवी लोन लेता आ रहा है और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि नए लोन लिए जा रहे हैं सिर्फ पुराने लोन्स की किस्तें अदा करने के लिए। IMF का हर लोन हमेशा नई कंडीशंस के साथ आता है, जैसा कि बिजली की कीमत बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना और सब्सिडीज़ ख़त्म करना वगैरह। और यही वजह है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 2021 की निस्बत 50% डी वैल्यू हुआ है और बिजली के रेट्स में 155% इजाफा। इस बढ़ती महंगाई और डेब्ट साइकिल की वजह से आज पाकिस्तान किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा और यही वजह है कि हमारे पास इस ऑयल को निकालने के लिए ज़खायर ही मौजूद नहीं हैं और हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। चैप्टर 3, वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर हेजिटेंट। आप सोच रहे होंगे कि अगर इस दरियाफ़्त में इतना ही पोटेंशियल है तो फिर इन्वेस्टर्स पीछे क्यों हट रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने 5 साल पूरे ना कर सका हो, जहां हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले गिरा दी जाती हो, सिक्योरिटी के संगीन मसाइल हों और इतनी ज़्यादा इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो कि एक दिन डॉलर 250 का तो अगले दिन 270 का हो, उस हाई रिस्क कंट्री में आखिर कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। सिर्फ इसी साल वो चाइनीज़ इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं और कई हलाकतें भी हुई हैं। कोई भी कंपनी जो बिलियंस इन्वेस्ट करने का सोच रही हो, उसके लिए सिर्फ यही सिक्योरिटी इश्यूज़ ही डील ब्रेकर हो सकते हैं। इन ही सिक्योरिटी के इश्यूज़ और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से टोटल और शेल जैसी कंपनीज़ ने पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। चैप्टर 4, द फ्यूचर। आज जब पाकिस्तान ऑयल से अमीर होने का ख्वाब देख रहा है, दुनिया तेज़ी से रीन्यूएबल एनर्जी पर मूव हो रही है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ये अज़्म कर रहे हैं कि 2050 तक वो फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार ख़त्म कर देंगे। जैसे जैसे रीन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही हैं, ऑयल की इम्पोर्टेंस तेज़ी से ख़त्म हो रही है, जिसका मतलब है कि जल्द फ़ैसले करने होंगे। शॉर्ट टर्म में ऑयल रेवेन्यू को यूज़ करना होगा इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और लॉन्ग टर्म में रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा।
اس کے علاوہ ملک میں ایسی سٹیبل پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا جو کہ سیاسی تبدیلیوں سے متاثر نہ ہوں، تاکہ انویسٹرز کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اگرچہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن درست حکمت عملی کے ساتھ پاکستان ان ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اینڈلیس ڈیپ ٹریپ اور اکنامک کرائسس سے نکل سکتا ہے۔ کامنٹس میں بتائیں، اگر آپ کے پاس پاور ہو حکومت کو مشورہ دینے کی تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کیا پاکستان کو پوری طرح آئل نکالنے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، یا پھر وہی سرمایہ کاری جدید رینیویبل انرجی جیسا کہ سولر میں کرنی چاہیے؟ امید ہے آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل طیب شباب کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔